सभी को नमस्कार। चलिए आज हम बात करेंगे श्रमिक कार्ड, जिसे लेबर कार्ड या मजदूर कार्ड भी बोलते हैं, जो हर स्टेट के गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में जाके। इसका जो वेबसाइट होता है, यूपी में अगर हैं तो UPBOCW आपको चेक करना है। और अगर आप अदर स्टेट से हैं, जैसे बिहार से हैं, तो BOCW बिहार, या किसी भी स्टेट से हो तो अपने स्टेट का जो पहला नाम होता है आपको BOCW से पहले उसको ऐड करना होता है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे आके चेक कर पाएंगे इस योजना के बारे में पूरी जानकारी। जहाँ तक बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में योजना काफ़ी दिनों से चल रहा है और इसमें श्रमिकों को बहुत लाभ भी मिल रहा है। इसमें कई तरीके की योजनाएं हैं जो श्रमिकों से जुड़ी हुई हैं, उनकी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो इसमें आवेदन करके या इसमें पंजीकरण करके श्रमिक योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और अभी कोरोना काल में भी इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है और उनके अकाउंट में 1-1 हज़ार की कई किस्तें ट्रांसफ़र की गई हैं। तो इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपका जो भी डेटा होता है, आपका जो भी आय का विवरण होता है, गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। और गवर्नमेंट अगर आपको मदद करना चाहती है तो डायरेक्ट आपके खाते में वह DBT के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस योजना के बारे में पूरी डिटेल में हम जानेंगे। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो कोई एक ब्राउज़र हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे, यूपी से हैं तो UPBOCW। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अपने स्टेट का नाम वहाँ पे टाइप करेंगे BOCW से पहले या अंत में। तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए मैं मुख्य पृष्ठ पे आ जाता हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग से पूरा अच्छे से जानकारी मिल जाए और योजना के बारे में पूरा फुल डिटेल यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। यहाँ योजनाएं का ऑप्शन मिलता है, फिर समस्त योजनाएं, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके अंतर्गत जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा, यूपी गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं का पूरा लिस्ट यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ऊपर मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत अच्छा खासा मदद किया जाता है श्रमिकों को, उनके परिवार को। दूसरा योजना है संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, फिर मेधावी छात्र पुरस्कार, फिर आवासीय विद्यालय, कौशल विकास योजना, फिर सौर ऊर्जा सहायता योजना। इस तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन स्कीम दिया हुआ है जिसका लाभ ले सकते हैं। कन्या विवाह अनुदान योजना, आवास सहायता योजना, शौचालय सहायता योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, आपदा राहत सहायता योजना। फिर नेक्स्ट दिया है आपका महात्मा गांधी पेंशन योजना, इसमें आपको पेंशन दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पूरी योजना के बारे में आज मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। गंभीर बीमारी, मृत्यु, विकलांगता सहायता योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, या फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना। इतनी सारी योजनाएं जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जाती हैं इस योजना के अंतर्गत, और इसका लाभ श्रमिकों को दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना की, तो इस योजना के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका। और पात्रता की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मातृत्व शिशु योजना का लाभ लेने के लिए इसमें 2 प्रसवों तक ही लाभ मिलता है, यानी 2 बच्चों तक ही। तो इसके अंतर्गत आपका पंजीकरण भी होना चाहिए श्रमिक कल्याण विभाग में। और इस योजना का लाभ कन्या संतान पे, या जो बेबी संतान, जैसे आपका अगर बच्चा लड़का या लड़की होता है तो प्रथम 2 बच्चों पर ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। तो इसके लिए जो आवश्यक अभिलेख हैं, इसमें आपका पंजीकरण होना चाहिए। और जो आपका डिलीवरी जैसे होता है वो संस्थागत हॉस्पिटल में, उसका भी कागज़ होना चाहिए। और परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जो इसमें लाभ मिलने वाला है आपका। इस योजना के अंतर्गत अगर पुरुष कामगार का रजिस्ट्रेशन है, महिला का नहीं है, तो पुरुष को 6,000 रुपया एक बार ही दे दिया जाता है। अगर महिला कामगार का संस्थागत प्रसव होता है और उसका डॉक्यूमेंट उनके पास है, तो यहाँ पे उनको 3 महीने के समतुल्य धनराशि दिया जाता है और 1,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाता है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको अगर गर्भपात की स्थिति में भी यहाँ पे उनको कुछ लाभ दिया जाता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। वहीं अगर शिशु जो है, अगर वो पुत्र होता है तो उसको 20,000 रुपये का एक मुश्त दिया जाता है।
और वहीं अगर पुत्री होती है तो उनको 25,000 रुपया एक मुश्त इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन स्कीम है और इसमें पंजीकरण करने के बाद ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई जो आपका जैसे बच्चा अगर होता है और वह अगर दिव्यांग हो जाता है तो उसको इसमें 50,000 रुपया उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है, जो बच्चे की 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही वह आपको मिल पाता है। तो इस तरीके से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, मातृत्व शिशु योजना का, जिसके अंतर्गत आपको अच्छा खासा बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। और जितने भी पंजीकृत श्रमिक होते हैं वो अपना चेक कर सकते हैं इस पे आके कि किस तरीके से हम इस योजना का लाभ लें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करें। तो नेक्स्ट स्कीम आपका यहाँ पे आ जाता है संत रविदास शिक्षा सहायता योजना। तो इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस योजना की सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो होने लग जाता है। तो संत रविदास शिक्षा सहायता योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिक को 25 वर्ष की कम आयु के, अगर आपका पंजीकरण है और आपके घर में बच्चों की आयु जो है 25 वर्ष से कम है, बालक या बालिका हो, तो कक्षा 1 से लेकर उच्चतर शिक्षण हेतु आपको इसमें इसका लाभ दिया जाता है। और ये केवल प्रदेश के मूल निवासियों पर ही लागू होता है, यानी जिस प्रदेश के आप निवासी हैं उसी प्रदेश में आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। बच्चों की आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसमें जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं, पंजीकृत श्रमिक का फ़ोटोकॉपी लगाना होता है, जैसे आपका लेबर कार्ड या श्रमिक कार्ड का फ़ोटोकॉपी, निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। बालक या बालिका जो होती हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा एज वेरिफिकेशन के लिए। और इसमें जो बालक या बालिका है वर्तमान कक्षा में इनको न्यूनतम 50% की उपस्थिति होना चाहिए, और जो प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि 50% ये उपस्थित रहे हैं। पॉलिटेक्निक, ITI या उच्चतर संस्थानों में भी आप इसमें योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप ITI वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इस योजना में छात्रवृत्ति आपको मिल जाता है। व्यावसायिक पॉलिटेक्निक वगैरह के लिए भी आपको इसमें लाभ मिल जाता है। इसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र लेना होगा जो प्रिंसिपल होते हैं। पंजीकृत श्रमिक का आधार कार्ड, जो पंजीकृत श्रमिक है उसका आधार कार्ड, बैंक पासबुक भी इसमें आपको फ़ोटोकॉपी लगाना होता है। तो इस तरीके से आप इस योजना का लाभ यहाँ पे ले सकते हैं। जो इसमें लाभ मिलने वाला है तो लाभ के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है देय हित लाभ। तो इस योजना के अंतर्गत केवल 2 बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलता है। अगर आपके 3 या 4 बच्चे हैं तो उसमें से केवल 2 बच्चों को ही योजना का लाभ मिलेगा। 1 से 5 तक आपको 150 रुपया प्रति माह, और 6 से 10 तक आपको 200 रुपया प्रति माह, और 11-12 में आपको 250 रुपया प्रति माह का जो है आपको स्कॉलरशिप इसके अंतर्गत दिया जाता है। वहीं अगर आप ITI या कोई टेक्निकल प्रशिक्षण आप ले रहे हैं या स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं तो स्नातक हेतु आपको यहाँ पे 1,000 रुपया, और प्रास्नातक हेतु आपको 2,000 रुपया, इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक हेतु आपको 8,000 रुपये का जो है प्रति माह इसमें आपको छात्रवृत्ति का ऐसा आपको स्कीम दिया हुआ है। कक्षा 10 व 12 में उत्तीर्ण बालिकाओं को साइकिल, जो कक्षा 10 या 12 में जो उत्तीर्ण बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत साइकिल भी प्रदान किया जाता है। तो योजना काफ़ी बेहतरीन है श्रमिकों के लिए जो गरीब हैं और जिनका संगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, और अगर वो यूपी से हैं तो इसके लिए आवेदन करें और इस योजना का वो लाभ ले सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्कीम के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो नेक्स्ट स्कीम आपका है मेधावी छात्र पुरस्कार योजना। तो मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के बारे में भी आप यहाँ पे इनका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा डिटेल में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पात्रता की बात करें तो मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के अंतर्गत जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको यहाँ पे इस योजना का लाभ दिया जाता है। जैसे इसमें लिखा है 5 से 9 तक 55% या उससे अधिक अंक लाएँ, 10 से 12 में 50% या उससे अधिक अंक लाएँ। इसी तरीके से आपका ITI या व्यावसायिक प्रशिक्षण हुआ तो उसमें भी आपको अच्छे अंकों के साथ पास होना होता है। जैसे इसमें 60% दिया हुआ है। तो आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं उसमें आपको परसेंटेज अच्छा आना चाहिए, तभी आपको मेधावी छात्र पुरस्कार योजना का लाभ यहाँ पे मिल पाता है। चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग हो या कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हों
उसमें आपको 55, 50 या 60% मार्क्स आपको लाने होते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। इसमें जो आवश्यक अभिलेख लगेंगे, श्रमिक कार्ड का आपको फ़ोटो कापी लगेगा, आप जिस क्लास में उत्तीर्ण हुए हैं उसका छाया प्रत लगेगा, प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। वर्तमान में आप अगर अगली कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, और बैंक खाते की फ़ोटो कापी आपको लगाना होता है। तकनीकी कोर्स में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें अगर आप प्रवेश ले रहे हैं तो उसका भी आपको फीस जो जमा करते हैं उसकी रसीद भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको इस योजना के अंतर्गत अच्छे से मदद किया जा सके। तो इस तरीके से मेधावी छात्र पुरस्कार योजना में भी आपको अच्छा खासा मदद मिल जाता है। इसमें जो लाभ मिलने वाला है आप यहाँ पे दे सकते हैं, देय हित लाभ जो है, इसमें श्रमिकों को पुरस्कार जो दिया जाता है कक्षा 6 से ही प्रारंभ हो जाता है। वर्तमान में अनुत्तीर्ण होने की दशा में यह पुरस्कार उनको प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इसका कोई अभी फिक्स नहीं है कि कितना उनको पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन जो भी पुरस्कार है उनके पढ़ाई के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होता है। इसका PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाता है। चलिए, अभी यहाँ पे लिख रहा है कि फ़ाइल डायरेक्टरी नॉट फाउंड, अभी ये फ़ाइल डायरेक्टरी शायद इस पर अपलोड ना हो। तो इस तरीके से आप मेधावी छात्र पुरस्कार योजना में भी अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। तो इस योजना में लगभग 16 से 17 स्कीम ऐड किया गया है श्रमिक कार्ड, मजदूर कार्ड के अंतर्गत, जिसका लाभ श्रमिकों को लेना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम स्कीम की बात करें तो आवासीय विद्यालय योजना होता है, जिसमें जो 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको आवास में रखकर उनको आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत उनको लाभ दिया जाता है निःशुल्क। इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से। इसमें जो पात्रता है आप देख सकते हैं, पंजीकृत निर्माण श्रमिक के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ही प्रारंभिक और जूनियर हाई स्कूल माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध किया जाता है, वो भी गुणवत्तापूर्वक, यानी अच्छी एजुकेशन आपको दिया जाता है। पंजीकृत श्रमिक के जो बच्चे हैं जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष की मध्य हो, आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने के वो पात्र हों। पंजीकृत श्रमिक की फ़ोटो कापी यहाँ पे लगता है आपका, उसका अंशदान जमा होना चाहिए। जैसे जो श्रमिक कार्ड या लेबर कार्ड होता है, इसका हर साल आपको 20 रुपये का अंशदान जमा करना होता है। तो आप योजना का लाभ अगर निरंतर लेना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक साल आपको अंशदान जमा करना चाहिए। जो इसमें लाभ मिलने वाला है, पंजीकृत श्रमिक के केवल 2 पुत्र या पुत्रियों को ही, जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के मध्य है, उनको निःशुल्क आवासीय योजना का लाभ मिलता है। इसमें कोई शुल्क नहीं दिया जाता है, और केवल 2 पुत्र या पुत्री, केवल 2 बच्चों को ही इस योजना के अंतर्गत आपको निःशुल्क खाना पीना रहना सब यहाँ पे फ्री होता है। और प्रदेश के 12 जनपदों में, यानी अगर यूपी की बात करें तो यहाँ 12 ज़िलों में ही आवासीय विद्यालय योजना का लाभ अभी दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप योजना का लाभ ले सकते हैं। जो श्रमिक हैं वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा इस योजना के अंतर्गत दे सकते हैं, जिसका पूरा खर्च जो है स्टेट गवर्नमेंट वहन करती है, और इसमें खाना पीना रहना सब निःशुल्क होता है। तो इस तरीके से इस योजना का भी आप लाभ लीजिए, आवासीय विद्यालय योजना का। और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो 2 बच्चों को इस योजना का लाभ आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर स्कीम की हम बात करें तो नेक्स्ट स्कीम भी काफ़ी बेहतरीन स्कीम है, सौर ऊर्जा सहायता योजना। इसमें सौर ऊर्जा दिया जाता है आपको घर को। अगर आपके यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है तो इसके लिए इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। इसमें जो है पंजीकृत श्रमिक जिसका अंशदान जमा हुआ हो और उसके परिवार में केवल एक व्यक्ति को एक बार ही देय होगी। आपके परिवार में एक बार ही सौर ऊर्जा योजना का लाभ दिया जाता है। और अगर जिन आवेदकों के घर में 9 से 12 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको इसमें वरीयता दी जाती है। सौर ऊर्जा सहायता योजना के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पंजीकृत जो श्रमिक होता है उनका यहाँ पे प्रमाण पत्र लगता है, यानी श्रमिक या मजदूर कार्ड की यहाँ पे फ़ोटो कापी आपको लगाना होता है। और उसमें यह साफ साफ क्लियर दिखना चाहिए कि आपने अंशदान जो है 20 रुपये का प्रत्येक साल जमा किए हैं। आपके घर में विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन नहीं है, इसका भी प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र आपको देना होगा। और इसके अतिरिक्त इस योजना का लाभ लेने के लिए 250 रुपये का आपको एक चालान भी जमा करना होता है ऑनलाइन। तो इस तरीके से आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और इसमें आपके घर में बिजली का कनेक्शन अगर नहीं है तो ही आप इस योजना के लिए आवेदन करें, क्योंकि इसका प्रमाण पत्र आपको जमा करना होता है। इसमें जो लाभ मिलने वाला है इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा सहायता योजना में, तो इसमें आप देख सकते हैं
क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है देय हित लाभ। यहाँ पे जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनको क्या क्या इस सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो पंजीकृत निर्माण श्रमिक को अस्थायी आवास पर, जहाँ पे आपका अस्थायी आवास है वहाँ पे आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसका सेटअप वहाँ पे किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 2 LED बल्ब, एक DC टेबल फैन, एक सोलर पैनल, एक चार्ज कंट्रोलर, एक मोबाइल चार्जर, ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको स्थापित किया जाता है। तो और जिसकी गारंटी भी होती है, यहाँ पे 5 साल की गारंटी होती है। तो इस तरीके से आप इसका लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आप इसके लिए पात्र हैं। और जो ज़रूरी चीज़ें ऊपर बताया गया है, अगर वो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आप इसके लिए आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन स्कीम है जो काफ़ी दिनों से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपने अपने स्टेट में चलाया जा रहा है। इस तरीके से योजना का लाभ लीजिए। अब चलिए अगर हम नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो सौर ऊर्जा सहायता योजना आपका हो गया है। नेक्स्ट स्कीम यहाँ पे आप देख सकते हैं कौशल विकास तकनीकी। कौशल विकास के लिए भी यहाँ पे आपको स्कीम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है या फिर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निःशुल्क आपको इस योजना में आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है और इसका प्रशिक्षण भी करवाया जाता है। पंजीकृत श्रमिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहें या उनके परिवार का कोई सदस्य जिसकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य है तो वह इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। इसमें अविवाहित पुत्री की कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, लेकिन पुत्र है तो उसकी अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष है। यानी 21 वर्ष से अधिक न हो तो आप इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जो इसके अंतर्गत आप अभिलेख लगने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आपका श्रमिक कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अंशदान जमा हो और प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी आवेदन आपको जमा करना होगा कि हम इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश कौशल मिशन योजना के अंतर्गत इसमें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कौशल मिशन योजना आपके शहर में या ज़िले में चलाया जाता है, जो इसी योजना के अंतर्गत उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क होता है। पंजीकृत श्रमिक द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उनको धनराशि भी दिया जाता है कुछ, और प्रशिक्षण के उपरांत मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसमें परीक्षा भी उत्तीर्ण करना होता है उनको, और इसमें उनको रोज़गार के अवसर भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से कौशल विकास योजना के अंतर्गत आप निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं, जो बेहतरीन स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की। अगर हम नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो नेक्स्ट स्कीम आपका यहाँ पे कन्या विवाह अनुदान योजना आ जाता है, और ये बहुत ही फेमस है स्कीम है कन्या विवाह अनुदान योजना, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट द्वारा लड़की की शादी में अच्छा खासा अनुदान दिया जाता है और ये काफ़ी दिनों से चल भी रहा है और इस योजना के अंतर्गत काफ़ी लाभ मिला भी है लोगों को। इसमें जो पात्रता है, पंजीकृत श्रमिक का अंशदान जमा होना चाहिए और उसका श्रमिक कार्ड 100 दिन कम से कम पुराना होना चाहिए। कन्या की और वर की जो आयु है 18 और 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। महिला श्रमिकृत अगर पंजीकृत है तो वह अपने शादी के लिए भी इसमें आवेदन कर सकती है। जो आवश्यक अभिलेख लगेंगे, आपका श्रमिक कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगेगा, उस पर अंशदान जमा होना चाहिए। विवाह के लिए आपका जो शादी का कार्ड होता है वो भी प्रमाणित होना चाहिए। कन्या और वर दोनों के आयु प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होगा। घोषणा पत्र भी आपको इसमें देना होगा कि शादी हो रहा है, और परिवार रजिस्टर की नकल भी दोनों पक्षों का इसमें जमा करना होता है, और फ़ोटो भी वर और वधू का यहाँ पे आपको लगाना होता है। तो इस तरीके से आप परिवार रजिस्टर और ये सब आवश्यक अभिलेख लगा के आप योजना का लाभ लेंगे। जो इसमें देय हित लाभ होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस योजना का लाभ काफ़ी लोगों को मिलता भी है। तो देय हित लाभ में पंजीकृत श्रमिक के अविवाहित पुत्री जिसका पंजीकरण हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके अंतर्गत उनको 55,000 रुपये प्रति पुत्री, यानी आप अधिकतम 2 पुत्री की शादी में इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप स्वजातीय करते हैं विवाह तो 55,000, और अदर कास्ट में करते हैं तो आपको 61,000 रुपये की धनराशि यहाँ पे दिया जाता है। वहीं अगर आप सामूहिक विवाह में अगर आप भाग लेते हैं जिसमें कम से कम 11 सामूहिक विवाह से ऊपर हो रहा हो, तो इसमें आपको 65,000 रुपये की धनराशि दिया जाता है, और एक जोड़े के ऊपर 7,000 रुपये का आयोजन खर्च अलग से होता है।
उसके अतिरिक्त यहाँ पे 5,000 रुपये आपको अतिरिक्त से मिलता है। यानी इसमें सामूहिक जोड़े में आपको लगभग 75 से 78 हज़ार रुपये का आपको लाभ मिल जाता है। तो इस तरीके से आप सामूहिक विवाह में भी शामिल होकर योजना का लाभ ले सकते हैं, या फिर आप सिंगल योजना का भी लाभ ले सकते हैं, जिसमें दोनों में रकम में थोड़ा बहुत फ़र्क है। अगर आप सिंगल करते हैं तो इसमें आपको 55 से 61 हज़ार, और सामूहिक में अगर आप भाग लेते हैं तो इसमें 75 से 78 हज़ार रुपये का धनराशि आपको दिया जाता है। तो ये योजना भी काफ़ी प्रभावशाली है और बहुत ही अच्छी स्कीम है। वहीं अगर हम अब बात करें नेक्स्ट स्कीम की, तो इसमें आपका आता है आवास सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत भी काफ़ी लाभ लोगों को दिया गया है, और इसके बारे में भी पूरी जानकारी आप यहाँ से PDF डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। आवास सहायता योजना के अंतर्गत कौन कौन सा लाभ और कैसे आप मिलेगा, तो यहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पात्रता है, जिसमें श्रमिक का पंजीकरण होना चाहिए, उनके पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए, श्रमिक या उसके परिवार में किसी के पास पक्का मकान न हो, और उनके पास मकान बनाने के लिए अपनी स्वयं की भूमि भी होना चाहिए, उनके पास स्थान होना चाहिए जहाँ पे वह मकान बनाना चाहते हैं। इस योजना में उनको पहले से किसी सरकारी स्कीम के अंतर्गत आवास योजना का लाभ प्राप्त न हुआ हो, और आवेदक का पंजीयन जो श्रमिक कार्ड होता है वह मतलब आवेदन करने से पहले 5 वर्ष पुराना होना चाहिए। यानी 5 साल पुराना आपका पंजीकरण होना चाहिए, और उसका 5 साल का अंशदान भी जमा होना चाहिए, और आवेदककर्ता की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक न हो। यानी आपकी उम्र अगर 55 वर्ष से कम है और कार्ड आपका 5 साल पुराना है और 5 साल का अंशदान जमा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आवश्यक अभिलेख लगने वाले हैं, उसकी तीन प्रतियां लगेंगी, यानी 3 सेट आपको तैयार करना होगा, 3 फाइल बनाना होगा सभी डॉक्यूमेंट का। इसमें श्रमिक कार्ड का फ़ोटो कापी लगाना है, निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटो कापी, आपके पास जो भूमि है पक्का मकान बनाने के लिए उसका फ़ोटो कापी आपको यहाँ पे लगाना होता है। यहाँ पे आपको आधार और बैंक पासबुक की भी फ़ोटो कापी यहाँ पे आपको लगाना होता है, और यह भी प्रमाण पत्र देना होता है कि आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप इस डॉक्यूमेंट को 3 फाइल बनाएंगे, और तीनों आपको अलग अलग जगह पे जमा करना होता है। यहाँ पे जो लाभ इसमें मिलने वाला है, तो इस योजना के अंतर्गत निर्धारित मानकों को पूर्ण करने पर, यानी जो निर्धारित मानक ऊपर बताया गया है, अगर वह सब यहाँ पे आप पूर्ण कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपये की धनराशि देय होती है। यानी 1 लाख रुपये आपको मिलता है मकान बनाने के लिए। वहीं अगर आपके पास पहले से ही कोई पुराना मकान है, तो उसकी मरम्मत के लिए यहाँ पे आपको 15,000 रुपये की धनराशि मिल जाता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ नहीं मिलेंगी, या तो आपको 1 लाख मकान बनाने के लिए मिलेगा, या तो आपको 15,000 मरम्मत के लिए पुराने मकान को। ये दोनों चीज़ें एक साथ आपको नहीं मिलने वाली है। और योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के मानकों के अनुरूप है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी आवास का आवंटन किया जाता है, उसी स्कीम के अंतर्गत ये योजना भी है। तो इस तरीके से आप इस योजना का भी लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्कीम जो है उसमें क्या क्या मिल रहा है, और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं। तो नेक्स्ट स्कीम यहाँ पे है शौचालय सहायता योजना। तो शौचालय सहायता योजना का भी लाभ श्रमिकों को मिलता है, उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। और जो पात्रता है देख सकते हैं, श्रमिक का पंजीकरण होना चाहिए, यानी जो इसका पोर्टल है श्रमिक कार्ड श्रमिक का, इस पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए। और श्रमिकों के अगर आवास बना है, उनको शौचालय नहीं है, तो इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा। परिवार में इस योजना का लाभ एक बार ही दिया जाता है, और इसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए जिसमें वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकें। बात करें आवश्यक अभिलेख की, तो यहाँ पे आपको श्रमिक कार्ड की फ़ोटो कापी यहाँ पे लगाना होता है, और आपके पास मकान है और शौचालय नहीं है, तो इसका भी प्रमाण पत्र आपको लगाना होता है कि मेरे पास मकान है लेकिन शौचालय नहीं है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटो कापी भी आपको यहाँ पे लगाना होता है, जो बहुत ही आवश्यक अभिलेख हैं। इसमें जो लाभ मिलने वाला है शौचालय सहायता योजना में, तो चलिए देय हित लाभ में हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा लाभ मिलने वाला है आपको। तो आवेदन करने पर इसमें आपको 12,000 की राशि जो है
कुल 12,000 की राशि मिलता है, वो भी 2 किस्तों में देय होता है। प्रथम किस्त आपका 6,000 का प्रोत्साहन के रूप में मिलता है और दूसरा किस्त भी आपको 6,000 का जब आपका निर्माण कार्य यानी शौचालय बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आपको 2 किस्तों में कुल 12,000 की रकम यहाँ पे देय होता है। श्रमिकों का चयन जिला पंचायत या राज्य अधिकारी द्वारा पंजीकृत श्रमिकों की सूची में के हिसाब से ही या आपके ज़िले द्वारा ही किया जाता है। भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में जिला पंचायत राज्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। तो इस तरीके से शौचालय योजना के अंतर्गत भी आपको जो स्कीम का लाभ 12,000 का मिलता है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, वो भी 2 समान किस्तों में यानी 6-6 हज़ार की 2 समान किस्तों में इस योजना का लाभ श्रमिकों को दिया जाता है। तो यह योजना भी काफ़ी प्रचलित है, शौचालय सहायता योजना, और इसके अंतर्गत श्रमिकों को काफ़ी लाभ भी दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छा लग रहा हो, तो आप चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि इसी प्रकार की और जानकारी आपको आगे मिलता रहे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो नेक्स्ट स्कीम भी आपका काफ़ी बेहतरीन स्कीम है जिसका लाभ सभी श्रमिकों को लेना चाहिए। और यहाँ पे हम और भी चीज़ें देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे अगर हम संपर्क करें पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी श्रमिक कल्याण के जो ऑफिस होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप उसका एड्रेस भी यहाँ से निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो एक तरीके से आपको बहुत ही सुविधा होगा वो ऑफिस ढूंढने में कि आपके ज़िले में कौन कौन से श्रमिक कल्याण के ऑफिस हैं, जहाँ पे आप जाके संपर्क कर लेंगे और जो आपका डॉक्यूमेंट है जो आप योजना का आवेदन कर रहे हैं उसकी हार्ड कॉपी वहाँ पे आपको जाके आसानी से जमा करके और भी योजना से संबंधित काफ़ी जानकारी वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे गोंडा हुआ, फैज़ाबाद हुआ, तो सभी ज़िलों का यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाता है और वहाँ पे आप एड्रेस आसानी से ढूंढ के वहाँ पे जा सकते हैं और अपना जो है काम वहाँ से आप फाइनल कर सकते हैं, अपना हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं और तमाम जानकारी जो आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और सबसे ख़ास बात है कि आप इसमें बिचौलियों से बचेंगे। जो बिचौलिए आपके होते हैं जो आपका ज़्यादा पैसा खर्च करा देते हैं, तो आप इन बिचौलियों से बचेंगे और आपको जो भी जानकारी है आप फेस टू फेस वहाँ पे जाके हैंड टू हैंड वहाँ पे फाइनल कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आपको डैशबोर्ड पे पूरा डिटेल यहाँ पे दिख रहा है, कुल कितने सक्रिय श्रमिक हैं, कितना पैसा यहाँ पे जारी किया गया है, पंजीकृत श्रमिक कितने हैं, कितने लोगों का आधार का सत्यापन हो गया है। इसमें कई बार ये होता है कि आपका जो आधार होता है, अगर आपने कार्ड बनवा भी लिया है तो आधार का अगर सत्यापन बीच बीच में आपको करवाना होता है, अगर आप सत्यापन नहीं करवाएंगे तो भी आप योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसमें अभी 905 करोड़ रुपया यहाँ पे जारी कर दिया गया है श्रमिकों के लिए, इतना लाभ दे दिया गया है। तो इस तरीके से आपको अपना बीच बीच में अपना जो आधार कार्ड जो है उसका सत्यापन भी करवाना पड़ता है। आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। अगर बात करें यहाँ डाउनलोड पे, तो डाउनलोड पे जाके आप यहाँ योजना से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे योजना के लिए आवेदन कैसे करना है, किस फॉर्मेट में इसका नियोजन प्रमाण पत्र कैसा होगा, ये आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको कहीं से कुछ डॉक्यूमेंट लेने या मंगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे आवेदन करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद उसी फॉर्मेट में आप इसके लिए आवेदन भी करेंगे। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट वगैरह भी आप पोर्टल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो यहाँ पे एक स्कीम आता है गंभीर बीमारी सहायता योजना। जो गंभीर बीमारी है जिसमें आपका ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो इसमें भी आपको 5 लाख रुपए तक का आप दवा करा सकते हैं इस योजना के अंतर्गत, जो आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत ही आता है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और आपके पास श्रमिक कार्ड है तो आप आयुष्मान कार्ड के समतुल्य योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास पंजीकरण की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और आप उस स्टेट की निवासी होनी चाहिए। यहाँ पे जो एज भी दिया हुआ है, एज जैसे बच्चों का 21 वर्ष के ऊपर ना हो, जिनका अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अंशदान आपका जमा होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र और चिकित्सक का भी प्रमाण पत्र जहाँ से आप दवा करा रहे हैं, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। जो अविवाहित पुत्री है तो उसकी उम्र
21 वर्ष से कम हो, उससे अधिक ना हो। जो दवाइयाँ आप लेते हैं उसका पर्ची या बिल आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप इस योजना का पूरा लाभ ले पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत जो लाभ आपको मिलने वाला है गंभीर बीमारी सहायता योजना में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है इसमें आयुष्मान कार्ड जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसके अंतर्गत जो आपका लाभ होता है आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, वो लाभ आपको यहाँ पे दिया जाता है। जितना भी आपका खर्च आता है वहाँ पे आपको मिल जाता है। इसमें कोई फिक्स यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया हुआ है कि आपको कितना लाभ मिलेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दवा पे कितना खर्चा आता है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको इसका लाभ दे दिया जाता है। इसमें कोई मैक्सिमम या मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है कि आपको योजना के अंतर्गत कितना लाभ मिलने वाला है। तो इस तरीके से गंभीर बीमारी सहायता योजना एक स्कीम इसमें है, मृत्यु विकलांगता सहायता योजना। इसमें आपका बीमा कर दिया जाता है इसमें 5 लाख रुपए का। तो इसमें भी आपका पंजीकरण होना बहुत ही ज़रूरी होता है इस विभाग में। और आपको कोई पेंशन न मिल रहा हो पहले से, पूर्ण स्थायी अपंगता, अगर आपको पूर्ण स्थायी अपंगता या उस 50% से अधिक होता है तो आपको इस योजना के अंतर्गत जो स्कीम है वो आपका बदलता रहता है। अगर आपका डेथ या मृत्यु हो जाता है कार्ड धारक का, तो उसमें आपको 5 लाख रुपए का जो है एक्सीडेंटल बीमा इसमें मिल जाता है। तो इसमें जो हित लाभ है आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना दे हित लाभ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे नीचे साफ साफ लिखा है कार्यस्थल पर, अगर जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाता है और वहाँ पे अगर मृत्यु हो जाती है तो इसमें 5 लाख की धनराशि जो है वो उनके नाम से फिक्स किया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए का भुगतान तुरंत कर दिया जाता है और शेष 4 लाख रुपया वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है। वहीं विकलांगता की दशा में दुर्घटना या नॉर्मल विकलांगता की दशा में यहाँ पे आपको 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। तो इस तरीके से जैसे भी आपको एक्सीडेंट होता है या जिस हिसाब से डॉक्टर आपको पर्ची देते हैं, आपका सर्टिफिकेट बनाते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे इसका जो धनराशि 1 लाख से लेके 5 लाख तक का आपको दुर्घटना बीमा का दिया जाता है। दुर्घटना स्थल पर मृत्यु होने की दशा में यहाँ 50,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी यहाँ पे दिखा रहा है। दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण इलाज होने पर भी अगर आपका मृत्यु हो जाता है तो यहाँ पे जो नॉमिनी होता है उसको 1500 से लेके 1000, 1250 या जो पेंशन उसको दिया जाता है। तो इस तरीके से इस योजना का भी लाभ आप ले सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं श्रमिकों के और जानकारी के बारे में। तो यहाँ पे एक श्रमिक का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे श्रमिक पंजीकरण का एक ऑप्शन मिल जाता है, श्रमिक पंजीयन आवेदन या संशोधन। तो यहाँ पे हम किस तरीके से अपना पंजीकरण करेंगे, किस तरीके से संशोधन करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिल जाता है। अगर आप आधार कार्ड संख्याएँ डालते हैं तो आपको अपना मंडल और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के आवेदन करना होता है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाता है। अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो यहाँ पे पंजीकरण संख्या डाल के आप यहाँ पे संशोधन आवेदन या संशोधन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपना जो भी आपका श्रमिक कार्ड है उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो श्रमिक वाले ऑप्शन में सब कुछ आपको मिल जाता है। अपनी आवेदन या पंजीयन संख्या जान सकते हैं आप यहाँ से, और आप यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी आवेदन या पंजीयन संख्या जानने वाले पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप आके अपनी आधार संख्या डाल के या अपना पंजीयन संख्या डाल के यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड संख्या डालें और फिर इधर मोबाइल नंबर। तो चलिए हम केवल आधार संख्या डाल के यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। यहाँ पे देखिए OTP भेज दिया गया है जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड करवाया था, और OTP यहाँ पे डालने के बाद प्रमाणित करें पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना पंजीयन संख्या पता चल जाता है। पंजीयन की स्थिति, आपकी पंजीयन की स्थिति कैसी है, आपका सत्यापन हुआ है कि नहीं हुआ है। और पंजीयन की स्थिति में ये भी हम चेक कर सकते हैं कि आपको योजना के अंतर्गत कोई लाभ मिला है कि नहीं मिला है। तो यहाँ पे चलिए हम अगर यहाँ पे अपना आधार संख्या डालते हैं और नीचे हम कैप्चा फिल कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके अपने श्रमिक कार्ड से संबंधित पंजीयन से संबंधित पूरी जानकारी आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें आपको ये पता चल जाता है कि आपका श्रमिक के रूप में
आपका सत्यापन हाँ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका श्रमिक सत्यापन हाँ हो गया है तो आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। अगर सत्यापन नहीं आ रहा है तो अभी आपका सत्यापन नहीं हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से डेटा आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका काफ़ी डेटा मिल जाता है और यहाँ पे अगर देखेंगे श्रमिक सत्यापन का तो यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है। तो श्रमिक सत्यापन में हाँ लिखा है तो मतलब कि इसका सत्यापन हो गया है और इस तरीके से इनको योजना का आगे लाभ मिलेगा। इसी तरीके से आप श्रमिक वाले कॉलम में आके यहाँ पे जो योजना से संबंधित काफ़ी स्कीम जो दिया हुआ है आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं और योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाता है। पंजीयन की स्थिति, नवीनीकरण का आवेदन, यहाँ से अगर आपका जो अंशदान जमा करने की बात होती है कि अगर आपका कार्ड बन गया है और आपको अंशदान जमा करना है तो यहाँ नवीनीकरण पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से फिर आप अपना अंशदान जमा कर पाएंगे। तो यहाँ पे अंशदान जमा करने के लिए आपको पंजीयन संख्या डालना होता है। तो पंजीयन संख्या डालने के बाद अगर आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा डेटा ओपन हो जाता है और फिर वहाँ से आप अपना श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 20 रुपये का शुल्क जमा करना होता है और तभी आप आगे योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। तो इस तरीके से श्रमिक वाले कॉलम में आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। श्रमिक सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। श्रमिकों की सूची आप जनपदवार या ब्लॉकवार निकाल सकते हैं और यहाँ पर स्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। स्व प्रमाण पत्र जिसमें आप स्वयं घोषणा करते हैं कि आप योजना का लाभ ले रहे हैं और किस तरीके से आपको योजना में आवेदन करना है। तो श्रमिकों की सूची अगर हम यहाँ पे देखना चाहें जनपदवार तो आप देख सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कि वहाँ पे किस योजना के अंतर्गत कितने श्रमिकों का लाभ मिला है। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे विकास खंड दिया हुआ है, आपका नगर निकाय है या विकास खंड है तो कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ का आप देखना चाहते हैं। मैं कन्नौज का ऐसे रैंडमली देख रहा हूँ और यहाँ पे पुताई का काम का मैं सर्च कर रहा हूँ कि इस योजना के अंतर्गत पुताई के अंतर्गत कितने लोगों को योजना का लाभ दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे हम सर्च करते हैं तो अभी ये लोडिंग ले रहा है और फिर यहाँ पे आपको जनपदवार ब्लॉकवार आप पूरा डेटा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जितने भी लोगों को इस योजना के अंतर्गत पुताई योजना के अंतर्गत कन्नौज के ब्लॉक में लाभ दिया गया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे उनका पूरा डेटा यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाता है। तो इसी तरीके से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी डेटा आसानी से चेक कर सकते हैं कि योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ दिया गया है, कितने लोगों को अभी लाभ नहीं मिला है। तो पूरा डेटा आपके सामने खुल के सामने आ जाता है। तो चलिए अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें इस श्रमिक कार्ड पोर्टल पे क्या क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे श्रमिकों के एक पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पे सामान्य जानकारी आप देख सकते हैं कि इसमें श्रमिकों में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए। सामान्य जानकारी यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाता है और यहाँ पे आप देख पाएंगे श्रमिक पंजीयन। इस श्रमिक पंजीयन के लिए आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए इसका PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आयु की बात करें तो यहाँ पे आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अगर आप श्रमिक पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। और योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास 90 दिन का कार्य किए होने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए कि आपने मजदूरी में कौन सा कार्य किया हुआ है। और 90 दिन का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जो आवश्यक अभिलेख यहाँ पे लगने वाले हैं तो अभी कोरोना की वजह से 31 मार्च 2022 तक इसमें जो शुल्क लगने वाला था वो सब जीरो कर दिया गया है। इसमें आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा अभी फ़िलहाल। और पहले इसमें शुल्क आपका 40 से 60 रुपये इसमें लगता था। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके यहाँ पे लगेंगे, नियोजन प्रमाण पत्र और स्व घोषणा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी, बैंक पासबुक की फ़ोटो कापी यहाँ पे आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के तौर पे यहाँ पे आपको लगाने होते हैं। जो पंजीयन प्रक्रिया है आप जन सेवा केंद्रों से कर सकते हैं, लोकवाणी केंद्र से कर सकते हैं या पोर्टल पे जाके इसका आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए आपको आवेदन करने के लिए। यहाँ पे 20 रुपये का आवेदन शुल्क है, 1 वर्ष के लिए 20 रुपया लगता है। तो एक साथ आप 3 साल के लिए अंशदान जमा कर सकते हैं एक बार में, यानी 60 रुपये का अंशदान अगर आप जमा करते हैं तो आपका 3 साल के लिए हो जाता है। तो श्रमिक पंजीयन हेतु
श्रमिक पंजीयन हेतु यानी कौन कौन से लोग जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, कामगार हैं, तो किस तरीके के लोग हैं जो यहाँ पे आवेदन करेंगे और कौन यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि पूरा लिस्ट आ जाता है। 40 तरीके के काम करने वाले लोग हैं जिनका आवेदन वह इस पोर्टल पे आके अपना आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें मिट्टी का काम, सड़क बनाने का काम, पुताई का काम, इलेक्ट्रिक वर्क, हथौड़ा, सुरंग बनाने का काम, कुआं खोदने का काम, चूना बनाने का काम, गर्रा माटी का काम, दिहाड़ी मजदूरी का काम। तो इसी तरीके से यहाँ पे 40 कामों को सूची यहाँ पे एक बनाया गया है। 40 तरीके के काम करने वाले लोग जो इस क्षेत्र में आते हैं या जो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं या जो इस रेंज में आते हैं, ऐसे श्रमिक मजदूर गरीब परिवार के लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे और इस योजना का लाभ वो ले सकते हैं। जैसे पुल बनाने वाले हो गए, खाद प्रबंधन वाले हो गए, तो इस तरीके के जितने भी आपके काम करने वाले लोग हैं जो असंगठित हैं, जिनका कोई फिक्स दिहाड़ी सैलरी नहीं होता है, जो जिनका डेली का दुकान उठाना रखना होता है, जिनका कोई फिक्स जगह नहीं होता है, ईंट भट्टे पे काम करते हैं, मिट्टी खोदने का काम करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं, सीमेंट ईंट कंक्रीट का काम करते हैं, गर्रा मोरंग का काम करते हैं। ऐसे मज़दूर जो आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं और ज़्यादातर लोग मज़दूर ही हैं, मिट्टी का काम, चूना का काम करने वाले। तो इस तरीके के जो 40 तरीके के काम करने वाले लोग हैं, जो इन 40 कामों में से कोई भी एक काम करते हों, वो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और योजना के लिए वो पात्र होंगे। यहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो शायद अभी टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पूरी जानकारी आपको मिल जाता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे उपलब्ध है। तो अगर आप इस क्षेत्र में हैं, इस रेंज में हैं, आपको लग रहा है कि आप ऐसा इसी तरीके का काम करते हैं, तो आप इसमें आवेदन करें। और यहाँ पे आप स्वप्रमाणित जो घोषणा पत्र की बात किया जा रहा था, जो आपको जमा करना होता है, तो आप यहीं पोर्टल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। श्रमिक पंजीयन हेतु स्व घोषणा प्रमाण पत्र। अगर आप इसके लिए पंजीकरण करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, गार्जियन का नाम, गांव, मोहल्ला, पोस्ट, ब्लॉक, तहसील, जिला और कुल कितने दिन काम किए हैं, तो कुल कामों की संख्या आपका 90 दिन से ऊपर होना चाहिए। कार्य की प्रकृति में यहाँ पे लेबर या मिस्त्री हैं, ये आपको भर देना है। और सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे नीचे भी पूछ रहा है। निर्माण श्रमिक के हस्ताक्षर, निर्माण श्रमिक का नाम, गार्जियन का नाम, यहाँ पे एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये चीज़ें आप लिखेंगे। ये आपका हो गया श्रमिक पंजीयन हेतु स्व घोषणा पत्र। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं और जितने लोगों को भरना है या जिनको देना है, आप यहाँ से आसानी से दे सकते हैं। इस तरीके से डाउनलोड हो जाता है और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। तो पूरी जानकारी, पूरी सुविधा आपको पोर्टल पे एक ही जगह मिल जाता है और यहीं से आप योजना के लिए पूरी जानकारी आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पे स्व घोषणा पत्र भी मिल जाता है और यहाँ से आप डाउनलोड करके इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी दोस्तों समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिलने वाला है और साथ ही साथ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और लाइक और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे अगर आप कोई श्रमिक बाहर अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाता है, तो इसके लिए भी आपको ये फॉर्मेट, ये घोषणा पत्र आपको डाउनलोड करना होगा और इसको आप भर के आवेदन कर सकते हैं कि आप बाहर काम करने जा रहे हैं। तो इस योजना के अंतर्गत आपको लाभ आपके स्टेट में मिलता रहेगा। चूँकि आप बाहर काम करने वाले एक मज़दूर हैं, तो इस तरीके से आपको ये प्रवासन अदर स्टेट में काम करने का सर्टिफिकेट भी आपको यहीं से मिल जाता है। तो इस तरीके से पूरी जानकारी आपको एक ही जगह, एक ही वेबसाइट पे यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छा लगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। समस्त योजनाओं की पूरी जानकारी हम लोग चेक कर चुके हैं। योजना के आवेदन की स्थिति, जो अगर आप योजना में कोई आवेदन करते हैं, जैसे चिकित्सा सुविधा के लिए, आपदा राहत के लिए या मातृत्व हित लाभ के लिए, तो उसकी स्थिति भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
यहाँ से आपको पंजीकरण संख्या डालना होगा। पंजीकरण संख्या जो आपका 14 अंकों का होता है, तो उसको यहाँ पे आपको डालना है। 10 अंकों का है। तो चलिए हम डाल के चेक कर लेते हैं कि योजना की स्थिति क्या है, योजना में आपको कोई लाभ अभी मिला है कि नहीं मिला है। तो योजना की स्थिति चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो भी आप अपने हाथ से, अपने मोबाइल से घर बैठे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। योजनाओं से लाभान्वित श्रमिकों की सूची, इस योजना के अंतर्गत जितने भी श्रमिक लाभान्वित हुए हैं उनकी भी सूची आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे आपके अपने ग्राम सभा में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, या कितने लोग आपके ग्राम सभा में पंजीकृत हैं इस पोर्टल पर, उनको कौन कौन सा लाभ मिला है। तो यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, और नीचे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा योजना, मतलब आप कौन सी योजना का चेक करना चाहते हैं। जैसे इसमें कई योजनाएं दिखाया जा रहा था, तो चलिए यहाँ पे शिशु हित लाभ योजना, यानी शिशु हित लाभ योजना के अंतर्गत जो पुत्र होने की दशा में 20,000 और पुत्री होने की दशा में 25,000 का एक मुफ्त बेनिफिट श्रमिकों को दिया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे रिपोर्ट पूरा आ गया है। आप देख सकते हैं कुल लाभार्थी 192 हैं, यानी 192 लाभार्थियों को शिशु हित लाभ योजना के अंतर्गत यहाँ पे लाभ दिया गया है। यहाँ पे योजना का नाम, पंजीकरण संख्या, पुरानी पंजीकरण, श्रमिक का नाम, पंजीयन तारीख, पिता पद का नाम, अस्थाई पता और अस्थाई पता यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। और इस तरीके से आप पूरा लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपको अपने ग्राम सभा में किन लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिला है। इस तरीके से पूरी सूची आ जाती है, और आप अपने स्टेट के साथ साथ किसी अदर स्टेट का, या अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट का भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो ये बहुत ही सिंपल है, और बिल्कुल राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आप पूरा आसानी से चेक कर पा रहे हैं सब कुछ यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देखेंगे चिकित्सा सुविधा के बारे में भी आपको जानकारी दे दिया गया है। इसके अंतर्गत जो लाभ आपको मिलने वाला है चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी पंजीकृत श्रमिक हो जिसका अंशदान जमा हो वो इसका लाभ ले सकता है। और उसको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, अपना श्रमिक कार्ड का फ़ोटो कापी, अंशदान जमा हो, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फ़ोटो कापी यहाँ पे लगाना होता है। तो चिकित्सा सुविधा योजना का लाभ आपको हर साल मिलता है, साल में एक बार आपको मिल जाता है। और इस योजना के अंतर्गत जो लाभ मिलता है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। चिकित्सा सुविधा योजना के अंतर्गत अगर अविवाहित कामगार हैं तो उसको 2,000 रुपये का लाभ उसको दिया जाता है। और वहीं अगर वह विवाहित है श्रमिक तो उसको यहाँ पे अभी 2,000 शो कर रहा है, बट ये 3,000 हो गया है। अगर वो विवाहित है तो उसको 3,000, अविवाहित है तो उसको 2,000 का यहाँ पे लाभ दिया जा रहा है। और ये पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। पति पत्नी को, अगर पति पत्नी दोनों इस योजना के लिए आवेदन किए हैं तो दोनों में से किसी एक को ही इस योजना का लाभ मिलता है, चिकित्सा सुविधा, जिसके अंतर्गत आपको साल में 2 या 3,000 रुपये यहाँ पे मिल जाता है। आपदा राहत योजना जो है अभी बहुत जल्द ही ऐड किया गया है, और इसका भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इसका लाभ कोई भी श्रमिक हो जो पंजीकृत हो, और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आपदा राहत को शुरू किया गया, और इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को खाते में 1-1 हज़ार रुपये की कई किस्तें भी ट्रांसफ़र किया गया है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपका बैंक अकाउंट जो है आधार से और योजना से जो है लिंक होना चाहिए। और इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को एक मुश्त, यानी एक बार में ही 1,000 रुपया उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो साल में एक बार हो सकता है, या 6 महीने में, या 3 महीने में, या मासिक भी हो सकता है। इसका जो निर्णय है वह स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेते हैं कि श्रमिकों को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत महीने का 1,000 देना है या 6 महीने पे एक बार देना है। तो ये आपके आपदा के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके की आपदा है, और आपको योजना का लाभ आपको मिल जाता है, वो भी आपके बैंक अकाउंट में। और इसके लिए आपको किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसी तरीके से हम यहाँ पे बात कर लें महात्मा गांधी पेंशन योजना की, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपकी उम्र अगर 60 वर्ष पूरा हो जाता है तो यह एक तरीके का वृद्धा पेंशन के समतुल्य है। और आपने जो श्रमिक कार्ड है उसको 10 वर्ष तक उसका अंशदान आपने कंटिन्यू जमा किया हुआ है, और आपकी उम्र अगर 60 वर्ष पूरा हो जाता है तो आपको इस योजना का लाभ
मिलता है। जैसे अगर आपने कार्ड 50 की उम्र में बनवा लिया तो 60 आते-आते आपका 10 साल हो जाता है, और आप अगर हर साल उसका 20 रुपये का अंशदान जमा करते रहे होंगे तो 60 साल के बाद इसमें आपका जो है महात्मा गांधी पेंशन योजना ऑटोमेटिक यहाँ पे शुरू हो जाता है, और इस योजना के अंतर्गत आपको इसका लाभ मिलता है। तो इसमें जो अभिलेख आपके हैं, 60 वर्ष आपका पूरा हो गया, इसके लिए आपका आधार कार्ड की फ़ोटो कापी, निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटो कापी, आधार बैंक पासबुक की फ़ोटो कापी, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आपको कोई पेंशन तो नहीं मिल रहा है, इसका घोषणा पत्र, प्रतिवर्ष अप्रैल माह में आपको जीवित होने का प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे देना होगा। पेंशन धारक की मृत्यु होने की दशा में परिवार को 1 माह के अंदर इसका सूचना आपको है ज़िले पे देना होगा। जिनको पेंशन मिल रहा है, अगर मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना आपको ज़िले पे देना है। इसमें जो लाभ है महात्मा गांधी पेंशन योजना में, 1000 रुपया प्रति माह, 60 वर्ष के बाद 1000 रुपया प्रति माह आपको मिलता है। मृत्यु होने की दशा में पेंशन की धनराशि जो है उसकी पति पत्नी में से किसी एक को देय होगी। पेंशन की जो राशि है प्रत्येक 2 वर्ष पर इसमें 50 रुपये की वृद्धि किया जाएगा, यानी 1000 है तो 2 वर्ष बाद इसमें 1050, फिर 2 वर्ष बाद इसमें 1100, इस तरीके से यह मैक्सिमम अधिकतम 1250 रुपये तक आपका पेंशन की धनराशि महीने में हो सकता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकृत श्रमिकों को अंशदान का वहन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। जो श्रमिक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में जुड़े हुए हैं, इनका जो अंशदान है इसका वहन बोर्ड द्वारा स्वयं किया जाता है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी पेंशन योजना एक तरीके से आपके वृद्धा पेंशन योजना के ही अनुरूप है, लेकिन ये है कि इसमें आपका जो पेंशन है 1000 रुपये से ऊपर प्रति महीने मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम कई योजनाओं के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी विस्तार पूर्वक दे चुके हैं, जिसका लाभ आप इसमें लेते रहिए, और योजना में आप पंजीकरण ज़रूर कराएं। जब तक आप योजना में पंजीकरण नहीं करवाएंगे आपको योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। योजना में पंजीकरण कराने के बाद ही आपको सभी योजनाओं का लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें इतनी सारी स्कीम दिया हुआ है जो सभी गरीब परिवार और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ही ये सब स्कीम दिया हुआ है। इसमें चाहे चिकित्सा सुविधा हो, चाहे आपदा राहत हो, चाहे महात्मा गांधी पेंशन योजना हो, तो इसका लाभ आप लेते रहिए। चिकित्सा सुविधा में जैसे बताया गया है आपको 3000 रुपये आपको सालाना मिलता है। अगर आप अविवाहित हैं तो इसमें 2000 रुपये आपको सालाना राशि दिया जाता है चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत, जो नॉर्मल आपका प्रॉब्लम होता है चिकित्सा में। और इसमें आपका गंभीर बीमारी का भी स्कीम दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको योजना का लाभ गोल्डन कार्ड या आयुष्मान योजना कार्ड के अंतर्गत यहाँ पे मिल जाता है आपको। गंभीर बीमारी है, अंत्येष्टि सहायता योजना है। अंत्येष्टि में अगर निर्माणकार श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसको अंत्येष्टि के लिए 25,000 रुपये का एक मुश्त भुगतान किया जाता है, जिसकी जानकारी भी यहाँ आपको दिया गया है। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका कार्यालय कहाँ है, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पोर्टल पे ही उपलब्ध हो जाता है। आपको कहीं कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी अकॉर्डिंग इस पोर्टल के हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करें। और एड्रेस के लिए भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे आपको कैसे पता करेंगे कि आपके ज़िले में या आपके शहर में इसका ऑफिस कहाँ पे है। तो वहाँ पे आप जाके डॉक्यूमेंट को जमा कर सकते हैं। उसका ऑनलाइन आप मोबाइल नंबर भी ऑफिस का ले सकते हैं और बात करके बाकी चीज़ें आप तैयार करके वहाँ पे जमा करके योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इसमें बहुत ही सारी स्कीम दिया हुआ है जो सभी श्रमिकों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर समझ में आ रहा होगा, जिसमें आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना भी है। तो दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना में भी आपको इस योजना के बारे में जो समाज में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाते हैं तो उसके लिए भी आपको खर्च मिल जाता है। जागरूकता फैलाना, बहुत लोगों को भी इस स्कीम के बारे में उतना जागरूक नहीं है, उनको योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि किस तरीके से वह योजना का लाभ लें और किस तरीके से इसमें आवेदन करें, तो इसका लाभ वह ले नहीं पाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी स्कीम लॉन्च करती है गरीब परिवार के लिए या संगठित मजदूरों के लिए,
तो सबसे बड़ी समस्या यही होता है कि उनको योजना के बारे में पूरा जानकारी नहीं मिल पाता है और वह योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें चेतना जागरूकता अभियान का भी एक प्रोग्राम रखा गया है, ताकि सभी लोगों तक इस योजना की जानकारी पहुंचे और वह योजना में पंजीकरण कराएं और योजना का लाभ लें। इसमें पंजीकरण कराने के बाद आपको जो अंशदान की प्रक्रिया इसमें बताया गया है, प्रत्येक साल आपको 20 रुपये का अंशदान जो जमा करना होता है वो आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र से जमा कर सकते हैं। अगर आपको अपने जन सेवा केंद्र से अंशदान जमा करने में समस्या हो रही है तो इसमें से आप, जैसे बताया गया है कि आप ऑफिस का भी एड्रेस ले सकते हैं, वहाँ से बात कर सकते हैं, या वहाँ पे डायरेक्ट जाके आप जमा भी कर सकते हैं अंशदान। तो आपका योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास कार्ड है, आपने कार्ड बनवा लिया है, तो उस पे उसके ऊपर जो पंजीकरण डेट लिखा होता है उस डेट से 1 साल आगे आपको दोबारा से अंशदान आपको 20 रुपया जमा कर देना चाहिए। जो इसमें जैसे आवास योजना में आपका कार्ड 5 साल पुराना होना चाहिए और पुत्री विवाह अनुदान योजना के लिए आपका कार्ड 100 दिन पुराना होना चाहिए। महात्मा गांधी पेंशन योजना के लिए, जिसमें 1000 से 1250 रुपये का आपको पेंशन मिलने वाला होता है, तो इसके लिए आपका कार्ड 10 साल पुराना होना चाहिए और इसमें उनका अंशदान भी 10 साल का जमा होना चाहिए। अगर 10 साल के अंशदान जमा करने की बात करें तो आप 1 साल का 20 रुपया, तो 10 साल का 200 रुपया आपका अंशदान का होता है। लेकिन समस्या यह है कि आप 10 साल का अंशदान एक साथ जमा नहीं कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 3 साल का अंशदान 60 रुपया एक साथ आप जमा कर सकते हैं और आप योजना का लाभ ले सकते हैं। जो इस पोर्टल के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, श्रम कल्याण विभाग के श्री सुरेश चंद्र, यहाँ पे देख सकते हैं श्री विपिन कुमार जैन प्रमुख कार्यकर्ता हैं, ये बोर्ड के सदस्य हैं। इन्हीं की देखरेख में इस योजना का चलाया जा रहा है और इस योजना का जो लाभ है श्रमिकों तक पहुंचाया जा रहा है। तो पोर्टल पे पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि किस तरीके से आप पंजीकरण करेंगे, स्व घोषणा पत्र आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, नियोजन प्रमाण पत्र में आपका 90 दिन का काम दिखना चाहिए, 90 दिन से ऊपर का काम होना चाहिए। अगर आपके पास मनरेगा कार्ड है, नरेगा कार्ड है और उसमें आपका 90 दिन के ऊपर का कार्य किया हुआ है और अटेंडेंस आपका उस पर चढ़ा हुआ है, तो आप उसकी भी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लगा के योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप कहीं मिट्टी का काम कर रहे हैं या फिर कहीं ईंट भट्ठे पे कोई काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से भी अपना नियोजन प्रमाण पत्र जो है 90 दिन का या उससे ऊपर का जितना भी आपने काम किया हो वो आपको लगाना होता है। इसमें काम आपका 90 दिन के ऊपर ही होना चाहिए। अगर 90 दिन से कम का लगाते हैं तो आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आप जो नियोजन प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपका 90 दिन से ऊपर का ही काम होना चाहिए और तभी आपको योजना के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। तो इस पोर्टल पे जो मैं बता चुका हूँ, जो उत्तर प्रदेश का पोर्टल है UPBOCW, अगर आप अदर स्टेट से हैं, किसी दूसरे स्टेट से हैं, तो आपको अपने स्टेट का नाम ऐड करना होगा। जैसे बिहार के हैं तो BOCW बिहार.in लिख सकते हैं, MP के हैं तो MPBOCW.in लिख सकते हैं। तो हर स्टेट में ये योजना चलाया जा रहा है श्रमिकों के लिए। जो थोड़ा नाम अलग हो सकता है, स्कीम थोड़ा सा अलग हो सकता है, स्कीम योजनाएं उसमें कम ज़्यादा हो सकती हैं अलग अलग स्टेट में। और जो अनुदान दिया जा रहा है, जैसे पुत्री विवाह हुआ या मातृत्व योजना हुआ या चिकित्सा सुविधा योजना हुआ, तो अनुदान की राशि भी अलग अलग हो सकती है। वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो आपको कितना अनुदान किस स्कीम के अंतर्गत दे रहा है। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ ये श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का है और इसमें जितनी भी स्कीम है उस स्कीम के अंतर्गत जो भी लाभ मिल रहा है उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल गया है इस पोर्टल पे। और पूरा डिटेल यहाँ पे सब कुछ है। आप किस तरीके से अपना डाउनलोड करेंगे स्व घोषणा पत्र, वो भी यहाँ पे आपको मिल गया है। किस तरीके से अपना पंजीकरण चेक करेंगे, किस तरीके से अपना स्टेटस चेक करेंगे कि आपका सत्यापन हो गया है कि नहीं। अगर आपका सत्यापन हो गया है तो श्रमिक सत्यापन में हाँ लिखा हुआ आएगा, और अगर आपका सत्यापन नहीं हुआ है वहाँ पे नहीं लिखा हुआ आएगा। अगर सत्यापन नहीं हुआ है तो आपको सत्यापन के लिए दोबारा से अप्लाई करना चाहिए, या जो भी समस्या दिखा रहा है उसको ठीक करके दोबारा से आपको आवेदन स्वीकार करवाना चाहिए।
तभी जाके आपको योजना का लाभ मिल पाएगा। बिना सत्यापन के आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। और इसमें आपदा राहत योजना के अंतर्गत जो है, योजना के अंतर्गत आपको 1000 रुपया या 500 रुपया जो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो और वीडियो पर आपने लास्ट तक बने रहें, आपने पूरा वीडियो देखा, आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें।